ये हमारा क्रैश कोर्स जो चल रहा है, फिजिक्स का क्रैश कोर्स, उसका ये 8वां लेक्चर है। भौतिक विज्ञान का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये भाग 8th है। इसके पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम 7वें लेक्चर में गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे, तो बहुत सारा हमने गुरुत्वाकर्षण में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। केपलर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नियम दिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं उसको एक एक करके पूरी तरीके से समझाऊंगा। ये जो नियम है तीनों, ये ग्रहों की गति के बारे में दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो गुरुत्वाकर्षण है पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में आप प्लाइन वेग भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हमारा पूरा वीडियो आप देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, केपलर का नियम। केपलर का नियम सबसे पहले आप याद रखिए, केपलर का नियम जो है ये ग्रहों की गति के बारे में। किसकी गति? ग्रहों की गति के बारे में है, गति से संबंधित है ग्रहों की। अब पहला नियम क्या कहता है, बहुत ईजी है। जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हमारी ये अर्थ है, अर्थ एक ग्रह है ना, ये ग्रह है, और ये जो सूरज है, जो ग्रह है, अर्थ हमारा ग्रह का एग्जांपल लिया, ये सॉरी अर्थ का एग्जांपल लिया, ये ग्रह है। ये जो अर्थ है सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाता है, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर नहीं लगाता, किस मार्ग पे लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। तो पहला नियम तो ये है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है आपको, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें आप ये देख लीजिए, जो सूरज की लोकेशन है ना, ये जस्ट मिडिल में नहीं है, ये एक किनारे पे है, ठीक है। कुछ समय के लिए अर्थ जैसे यहाँ जब पहुंचेगा उस समय आप देखेंगे अर्थ सूरज से नज़दीक होता है, और कुछ समय सूरज जो है अर्थ से दूर होता है, ऐसा है हकीकत में, ठीक है। मगर जितनी भी अब तक कैलकुलेशन हुई है फिजिक्स में, वो माना क्या गया है, इसको अप्रोक्सीमेट वृत्ताकार मार्ग माना है, उसको सेंटर माना गया है। सारी जो वो हुई हैं, कैलकुलेशन हुई हैं, एक्चुअल में आपके काम की नहीं है। जो फिजिक्स में साइंटिस्ट ने सभी कैलकुलेशन की हुई है, इस कक्षा को वृत्ताकार मार्ग पर और इसको सेंटर पर मानकर सब किया हुआ है। फिर अप्रोक्सीमेशन कुछ निकाल के सब अपने हिसाब से एडजस्ट किया होगा। हमें क्या लेना देना है, ठीक है, हमें बस ये पढ़ना है। तो अर्थ जो है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाता है, और ये सूरज है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ के केंद्र पर नहीं है, एक किनारे पर है। ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय वेग, प्रत्येक ग्रह का जो है क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग नियत मतलब ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया अभी सूरज ए पॉइंट पर है, जो हमारी अर्थ है ए पॉइंट पर है, यहाँ पे है, ठीक है। अब कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच जाएगी, बी पॉइंट पे पहुँच जाएगी नहीं पहुँच जाएगी। अब इसने कितना एरिया घेरा, मैंने मान लिया इसने जो एरिया घेरा है वो स्मॉल a1 मैंने मान लिया। एरिया कितना घेरा है? स्मॉल a1। अब यहाँ से हम मानते हैं ये सी पॉइंट पे यहाँ पहुँच गई है, यहाँ पे क्या पहुँच गई? सी पॉइंट पे। अब फिर थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच गई? डी पॉइंट पे पहुँच गई। अब इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया मैंने मान लिया a2 है, इसका एरिया क्या है? a2 है। तो ये इसका मतलब ये क्या कहता है, दूसरा जो हमारा समीकरण है वो कहता है dA1 अपॉन dt1 इज इक्वल टू dA2 अपॉन dt2। मतलब हमारा जो क्षेत्रफल है, जैसे A1 और A2 जो क्षेत्रफल है, अगर मैं इसको इक्वल मान लूँ तो इसको पार करने में भी उसको इक्वल समय लगेगा। जैसे इसका एरिया मैंने मान लिया A2, इसका एरिया A1 है, दोनों अगर इक्वल है, A2 अगर इक्वल A1 है, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम T1 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम T2 लगा, तब क्या होगा? T1 भी T2 के बराबर होगा। यदि ऐसा है, यदि A1 इज इक्वल टू A2 है तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा? T2 होगा। इसका मतलब ये कहता है कि इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे जो हमारी पृथ्वी है, वो अगर समान क्षेत्रफल कहीं पे तय कर रही है तो उसको उतना समान समय लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एरिया दोनों बराबर हैं, इसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसको यहाँ से यहाँ जाने में 5 मिनट लगे एग्जाम्पल, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगने चाहिए ना। तो यहाँ दूरी ज़्यादा है, तो बताइए तेज़ चलेगा कि स्लो चलेगा? तेज़ चलेगा। तो आपको समझना चाहिए
कि पृथ्वी जब सूरज के नज़दीक आती है, जब पृथ्वी की दूरी सूरज के नज़दीक होती जाती है तो उसकी चाल जो है वो बढ़ती जाती है। अगर जो पृथ्वी है सूरज से दूर होती जाती है तो उसकी चाल कम होती जाती है। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय वेग जो रहता है वो नियत रहता है। तो ये देखिए, ये क्षेत्रीय वेग है। ये क्या है? क्षेत्रीय वेग। क्योंकि देखिए दूरी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज क्या होता है? वेग होता है, लीनियर वेग होगा ना ये। अब क्षेत्रीय वेग मतलब क्षेत्रफल आ गया, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो होप अच्छे समझ गए होंगे आप। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है ये कि जो इसका परिक्रमण काल होगा, ग्रहों की परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है, इसका परिक्रमण काल, जो ग्रह है इसका परिक्रमण काल मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड या परिक्रमण काल। मैंने मान लिया टी है। ठीक है, तो जो परिक्रमण काल का वर्ग होगा, इस परिक्रमण काल का वर्ग होगा वो औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब इसकी औसत दूरी के, ग्रहों और सूरज के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होगा। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कह रहा है तीसरा नियम। तो मतलब ये कह रहा है आर, मतलब देखेंगे आप यहाँ पे आर ज़्यादा है R1, यहाँ पे देखेंगे R2 कम है, यहाँ पे देखेंगे R2 और डिफरेंट होगा, R3 और डिफरेंट होगा। सबका औसत ले लिया मैंने। ठीक है, सबका औसत। तो ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आप ये समझ सकते हैं ना, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना टाइम पीरियड क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। जितना आर ज़्यादा होगा डिस्टेंस, उतना क्या होगा? टी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल बता ही देते हैं। हमारे देखिए सबसे नज़दीक कौन है? हमारे सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, मरकरी है ना। तो उसका टाइम पीरियड सबसे कम होगा क्योंकि आर का मान सबसे कम है। तो देखिए टाइम पीरियड उसका कितना है? मरकरी का 88 दिन है लगभग ना, 88 डे है। और हमारा आप जानते ही हैं, हमारा जो है पृथ्वी का 365 दिन है लगभग। ठीक है, 365 दिन है लगभग। अब जो हमसे सबसे ज़्यादा दूर है, अब सबसे ज़्यादा हमारे से दूर कौन है बताइए? वरुण है ना, क्योंकि प्लूटो को तो हटा दिया, प्लूटो को IAU ने हटा दिया। किसने हटाया? IAU ने हटा दिया। अब हमसे सबसे दूर कौन है? ये वरुण ग्रह है। वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं, वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह का आपको याद नहीं होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 165 वर्ष है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, 165 वर्ष, मतलब पूरा चक्कर लगाने में 165 वर्ष। अगर वरुण ग्रह पर कोई लोग रहते तो उनके लिए एक वर्ष किसके बराबर होता? हमारे 165 वर्ष के बराबर होता। ठीक है, अगर मरकरी भी कोई लोग रहते तो उनके 88 दिन का एक वर्ष हो जाता कंप्लीट। तो आप ये समझ गए होंगे, केपलर के तीनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए, बहुत इजी है। इसके बाद का टॉपिक जो हमारा उपग्रहों के बारे में है। ठीक है, उपग्रहों की कक्षीय चाल, जो पृथ्वी के उपग्रह हैं उनकी कक्षीय चाल। सबसे पहले देखिए, जो एक नेचुरल ग्रह है हमारा एक नेचुरल उपग्रह है, उसका नाम तो आप जानते हैं, चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक है, और बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, आप जानते ही हैं, जो कि मानव निर्मित हैं। ठीक है, अब उनसे क्या पूछा जाता है? उनकी कक्षीय चाल के बारे में पूछा जाता है। मान लिया ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। अब ये हमारा कोई भी सैटेलाइट है, अब ये कह रहा है कि इन्हें जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर है, इनकी कक्षीय चाल के बारे में हमें कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। इसकी कक्षीय चाल मैंने मान लिया कितनी है? v है। v चाल से ये गति कर रहा है, किसी कांस्टेंट चाल से ये गति कर रहा है। अब अर्थ से इसकी जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी है इसकी r है। अर्थ का रेडियस आपको पता ही है r ही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? RE + R हो जाएगी। h मान लेते हैं, हाइट अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इसका रेडियस RE है। ध्यान दिए, रेडियस क्या है इसका? RE है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? हाइट h मान लिया है। अब देखिए, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये गोल गोल घूम रहा है। तो आप सोचिए, हमने पहले क्या बताया था आपको? कोई वस्तु अगर गोल गोल घूमती है तो उसके बीच में कौन सा बल लगता है? केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल लगता है। वेरी गुड। अभिकेंद्र बल का मान बताइए कितना होता है? जो वस्तु घूम रही है, सैटेलाइट का मास m है। सैटेलाइट का मास क्या होगा? m। तो m कितने वेग से? v² बाई टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया r, जहाँ r क्या है? RE + h है। समझ पा रहे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल, इतना है।
अब सोचिए अभिकेंद्र बल कहाँ से आ रहा है यहाँ पे। अभिकेंद्र बल कोई नया बल थोड़ा ना हमने आपको बताया था, वो तो जो जनरल बल लगते हैं वही बल होते हैं, बस केंद्र की तरफ लगते हैं, इसलिए उनका नाम अभिकेंद्र बल लग दिया है। अब हम जानते हैं इसका द्रव्यमान m है। ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान उनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Gme, अर्थ का मास इंटू सैटेलाइट का मास अपॉन इनके बीच की जो दूरी है वो r² होगी। ये होगी कि नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बताया था आपको पिछले लेक्चर में। अब देखिए दोनों एक ही वो है ना, दोनों एक ही बल है ना, बस नाम इसका अलग से क्या हो गया, अभिकेंद्र बल, क्योंकि केंद्र की तरफ लग रहा था, एक ही तो बराबर कीजिए ना, फिर काहे वेट कर रहे हैं। तो Gmem अपॉन r² इज इक्वल टू mv² बाई r। अब ये r जो है इससे कट जाएगा, m जो है इससे कट जाएगा। अब v क्या है, इसकी चाल, इस कक्षा में घूम रहा है तो ये क्या कहलाएगी, कक्षीय चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कक्षीय चाल कहलाएगी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ इधर, इसको इधर, तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gme अपॉन r हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Gme अपॉन r हो जाएगा, अंडर रूट कर दिया ना। अब ऐसे लिख सकते हो आप, v इज इक्वल टू अंडर रूट Gme इंटू r अपॉन r², ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया तो r², ये r हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन देखिए, एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, मतलब जो h है हाइट वो बहुत कम है इसके रेडियस से। अगर ये बहुत कम है तो re के बराबर नहीं हो जाएगा, r का मान, स्मॉल r का मान। यस सर बिल्कुल हो जाएगा, तो लिख दो भैया। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gme इंटू re अपॉन re²। अब याद कीजिए वो दिन जब हमने आपको बताया था Gme अपॉन re² स्मॉल g के बराबर प्रूफ किया था कि नहीं 7वें लेक्चर में। यस सर किया था आपने, तो लिख दो। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्मॉल g इंटू ये re हो जाएगा। क्या हो जाएगा, re हो जाएगा। ये उनके लिए है, ये उनके लिए उन ग्रहों की कक्षीय चाल है जिनकी दूरी जो है अर्थ सरफेस से बहुत कम है। इतनी दूरी है कि वो रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने ये लिखा। तो v0 इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट Gre हो गया। समझ गए कि नहीं। अब G 9.8 है अर्थ सरफेस पे, Re 6400 किलोमीटर लगभग जानते हैं, 6371 या 6391, मतलब 6400 मान लिया जाता है। अब इनकी वैल्यू अगर पुट करोगे आप तो आप देखोगे जो v0 का मान आता है ना वो 8 किलोमीटर पर सेकंड आता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड आता है। ऐसे सैटेलाइट जो हमारे अर्थ सरफेस से ज़्यादा दूरी पर नहीं है उनकी जो कक्षीय चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास रहती है। ये उनके लिए है जिनके लिए जो अर्थ सरफेस और सैटेलाइट की दूरी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, उनके लिए ये है। समझ गए हैं, चलिए ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इन्हीं उपग्रहों के लिए, इन्हीं उपग्रहों के लिए इनका टाइम पीरियड भी बताइए, परिक्रमण काल भी बताइए कि ये पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाएंगे या कितने घंटे में लगाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो टाइम पीरियड आएगा बहुत ही कम आता है, लगभग 1 घंटा 23 मिनट कुछ सेकेंड है, तो 1 घंटा 24 मिनट आता है। टी इज इक्वल टू क्या आता है, 1 घंटा 24 मिनट आता है। तो 1 घंटे 24 मिनट में ये पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा देते हैं, ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देते हैं। ये निकालेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, ये पता है कि नहीं पता। अब ये सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा भैया, तो कितने चाल से लगा रहा, ये उनके लिए जिनकी कक्षीय चाल हमने वो मानी है अंडर रूट Gre वाला, ठीक है, बहुत नज़दीक है। अब ये कितनी दूरी तय करेगा बताइए, 2πre के बराबर नहीं तय करेगा। अरे क्यों, क्योंकि ये जो
पूरा परिधि होगा 2 पाई आर के बराबर होगा। ये दूरी नेग्लिजिबल है तो 2 पाई आर ही बराबर रह जाएगा ना। ये मैंने पृथ्वी को छोटा बना दिया तब आपको ये कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत नज़दीक ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। तो 2 पाई आर ई अपॉन टाइम, मतलब पूरा उसका टाइम पीरियड सेटेलाइट का टी मान लिया, यही तो निकालना हमें। टी इधर आ जाएगा, 2 पाई आर ई अपॉन अंडर रूट जी आर ई की वैल्यू हमने निकाली हुई है यार, क्या बार बार लिखें, नहीं निकाली हुई है, 8 किलोमीटर पर सेकंड निकाली है, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड बदलते हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकंड में। अब आर ई की वैल्यू रखेंगे 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो अपने आप निकालोगे तो ये 1 घंटा 24 मिनट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है उनका परिक्रमण काल जो होता है 1 घंटा 24 मिनट होता है। शाबाश। अब ऐसे उपग्रह भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह। देखो नाम से ही पता लग रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब क्या आएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इंग्लिश में कहते हैं इसको जियो, अरे वो वाला जियो नहीं, ये जियो नहीं, अंबानी वाला जियो नहीं, ये जियो स्टेशनरी, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इनकी बात करेंगे, नाम से ही पता लग रहा है भूस्थायी, नाम से क्या पता लग रहा है, ऐसे उपग्रह जो लगे हैं वो चल ही नहीं रहे हैं, मतलब जितनी हम जानते हैं हमारा अर्थ घूमता है ना, ऐसे घूमता है। अब जो ये सैटेलाइट है वो भी उतनी स्पीड से घूमे, जितनी स्पीड से अर्थ घूम रहा उतनी स्पीड से ये भी घूमे, मतलब ओमेगा दोनों का ओमेगा 1 = ओमेगा 2 रहे, मतलब जो कोणीय वेग दोनों का है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। याद रखिएगा दोनों का कोणीय वेग बराबर होगा। अब ये मत कर दीजिएगा कि v1 बराबर v2 होगा, इसका चाल बराबर इसका चाल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका चाल जो होगा वही इसका अगर चाल होगा तो ये पीछे नहीं रह जाएगा भैया, क्योंकि इसको दूरी कम तय करनी है, इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है। अगर उसी स्पीड से करेगा तो जब ये वहाँ वापस आएगा तब ये थोड़ा ना वापस आ पाएगा यहाँ पे। मान लीजिए दोनों 2 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रहा, 2 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रहा, मान लो, तो ये 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा ना। अब इसकी दूरी तो ज़्यादा होगी तो इसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोनों का कोणीय वेग बराबर होगा, दोनों का कोणीय वेग। अगर ऐसा सैटेलाइट कोई है जिसका कोणीय वेग वही है जो हमारी पृथ्वी का कोणीय वेग है, तो उस सैटेलाइट को हम कहते हैं भूस्थायी सैटेलाइट, भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब देख लीजिए आप, जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान के ऊपर आप देखिए कोई सैटेलाइट है, आपको वो लगना नहीं चाहिए कि वो भी चल रहा है, ऐसा लगना चाहिए वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है। मतलब ये अर्थ जैसे जैसे घूमे वो भी साथ साथ घूमे। आप यहाँ पे हैं तो ये, जब यहाँ पे आप हैं तो ये भी यहाँ पे है, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब भी ये यहाँ पे होगा। तो ऐसे उपग्रह को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। उनके लिए फिक्स है, जो जगह है उनके लिए फिक्स है। अगर किसी भी सैटेलाइट को, उसको लगभग अगर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर, बहुत दूरी है ये, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ दिया जाए तो वो उपग्रह जो होता है भूस्थायी उपग्रह कहलाएगा, क्योंकि उसका कोणीय वेग वही हो जाएगा जो हमारी पृथ्वी का है। क्योंकि हम आपको बता दें, अभी हमने क्या निकाला था, जो चाल निकाली थी हमने क्षेत्रीय चाल, वो v कैसे थी, G/r/e, यहाँ पे r हो जाएगा, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, टोटल r हो जाएगी। तो देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, जो क्षेत्रीय चाल होती है किसी भी उपग्रह की वो g पर डिपेंड करता है और r पर डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, इस सैटेलाइट के खुद के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। ये मैं अगर एग्जैक्ट सही लिखूं तो v क्या आएगा, G/m/e अर्थ का अपॉन r/e + h का होल स्क्वायर इंटू r/e + h आ जाएगा, ये आएगा ये, ठीक है, ये आएगा। देखिए पीछे जाके देखिए, हमने यहाँ r माना था, ठीक है, तो मैंने लगभग लिखा ये वैसे सही नहीं है, अगर इसका आंसर सही नहीं आएगा, ये सही है एग्जैक्ट। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे h क्या है, ये वाली हाइट है। तो आप देख सकते हैं जो इसका क्षेत्रीय चाल होगा वो g पे डिपेंड करेगा, g कांस्टेंट है, मास अर्थ का वो भी कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस कांस्टेंट है, h की ऊंचाई ये भी लगभग कांस्टेंट है, r/e ये रेडियस है, h है ये भी है। तो v का जो मान है वो इसके खुद के मास पर डिपेंड नहीं करता, चाहे भारी ले जाओ चाहे हल्का ले जाओ, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है,
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सतह से किसी सैटेलाइट को वहाँ पे फिक्स कर दिया जाए तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। और उसका आप बता सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड कितना होगा? वेरी गुड, T=24 आवर के बराबर होगा। तो ये होते हैं भूस्थायी उपग्रह, आप समझ गए। अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भूस्थायी उपग्रह जो है ये संभावना किसने सबसे पहले बताया था कि भूस्थायी उपग्रह भी हम भूस्थायी जो सैटेलाइट है वो भी हम फिक्स कर सकते हैं, किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये आर्थर सी क्लार्क ने बताया था। आर्थर सी क्लार्क ने बताया था, ये पूछा जाता है आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क ने ये बताया था कि भूतुल्यकाली जो उपग्रह हैं, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, ऐसी भी सैटेलाइट हो सकते हैं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फ्लाइंग वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लाइंग वेग। फ्लाइंग वेग का मतलब समझिए क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। इंग्लिश में लिखो तो एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। ये ऐसा वेग होता है ना, ये ऐसा न्यूनतम वेग होता है कि किसी को आप उतने वेग से फेंको तो वापस कभी आएगा ही नहीं। आपने क्रिश मूवी देखी है ना, तो वो फुटबॉल से जब खेलता है बच्चों के साथ है तो फुटबॉल पे उसका हाथ लगता है तो प्लान कर जाता है, कभी वापस आता ही नहीं। मतलब अब उसने कितने वेग से फेंका होगा? ऐसे वेग से फेंका होगा कि वो वापस नहीं आया, तो उसी को फ्लाइंग वेग कहते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस पे या कहीं किसी भी ग्रह पे इतने वेग से किसी वस्तु को फेंकिए, इतने न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को फेंकिए कि वो वापस उस कक्षा में ना आए, पृथ्वी की कक्षा में ना आए या उस ग्रह की कक्षा में ना आए, उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर हो जाए। तो ऐसे वेग को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसकी ट्रेडिशनल परिभाषा देखें तो फ्लाइंग वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए फ्लाइंग वेग आपको मालूम होना चाहिए। पृथ्वी का जो फ्लाइंग वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और अगर चंद्रमा भी पूछा जाता है, चंद्रमा पे हमारा जो जी है ना, चंद्रमा का जी, जो मून का जी है, हमसे 6 गुना कम है। हमसे क्या है? 6 गुना कम है, ठीक है। तो वहाँ का फ्लाइंग वेग कितना हो जाएगा? 11/2/6 हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा वायुमंडल है ना, तो हमारे वायुमंडल का मेन कारण भी यही है कि जो फ्लाइंग वेग उसका ज़्यादा है, ठीक है। जो हमारी अर्थ सरफेस से बाहर वायुमंडल है ना, वायुमंडलीय गैसें गति करती रहती हैं, मगर उनकी जो वेग होता है इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि वो फ्लाइंग कर जाएं। मगर अगर मून की बात करें, वहाँ पर जो हमारा वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि जो गति है ना, गैसीय कणों की जो गति होती है 11/2/6 से ज़्यादा होती है। तो इतनी वेग से गति करेंगे तो वो चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर मून पर वो नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है। अब किसी उपग्रह के लिए कक्षीय वेग पूछ लिया जाता है। जैसे ये अर्थ है और ये उपग्रह है, कोई सैटेलाइट है। अब इसके लिए पूछा जाता है कि इसको कितने वेग से फेंकें ताकि ये वापस नहीं आएगा। इसका भी पूछ लिया जाता है एस्केप वेलोसिटी। अगर ये सैटेलाइट है तो ये किसी कक्षीय चाल से चल रहा होगा, v0 मान लिया। अब इसका एस्केप वेलोसिटी अगर हम √2 गुना ज़्यादा दे दें, √2 गुना ज़्यादा दे दें, इसकी कक्षीय चाल से √2 गुना ज़्यादा इसको वेग दे दिया जाए तो ये भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा। मतलब उसके वेलोसिटी को पूछा जाता है कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। तो 41% बढ़ा दिया जाता है, तो ये वापस नहीं आता। कैसे पता 41? अब देखिए, ये √2 कितना है? 1.41 हो गया है v0। पहले कितना था? v0 था, 1.41 हो गया। अब चेंज कितना हुआ? 1.41 v0 माइनस v0 अपॉन प्रीवियस v0 इंटू 100। ये तो निकालते हैं प्रतिशत, तो ऐसे निकालते हैं ना। तो 1.41, ये v0 कॉमन लोगे तो 0.41, v0 कट जाएगा इंटू 100, तो कितना आया? 41% आ गया। कितना? 41%। अगर वेग बढ़ा दिया जाए किसी भी सैटेलाइट का तो भैया वो प्लान कर जाएगा, कहेगा बाय बाय। होप आपको गुरुत्वाकर्षण पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दाब। दाब के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। उसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दाब बढ़ा दिया जाए, गलनांक में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वथनांक पे क्या पड़ेगा। वो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, फिर आपको उसका डाउट नहीं, ठीक है।
आपेक्षिक घनत्व तो सब आपको बता दूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलते रहें। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो, इनको देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।